हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें फोकस किया गया है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं डीजल कोई 9 रुपये और पेट्रोल पर भी लगभग इतना ही, और उस पर जो गैस होती है हमारी डोमेस्टिक गैस उस पर 200 रुपये कम कर दी है। तो उसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल है कि कैसे इन्फ्लेशन या महंगाई को ये मदद करेगा और इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई थी कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा अनअकैडमी पर वो आपको अवेल हो जाएगा जब भी आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल हैंड ऑन डेक। ऑल हैंड ऑन डेक मतलब सभी के सभी जितने भी प्रयास हैं, चाहे गवर्नमेंट के हो या जितने भी हथियार हैं गवर्नमेंट के, वो किस चीज़ में लग गए हैं कि महंगाई को कम किया जाए। ये क्यों बोला गया? क्योंकि आपने सुना होगा कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI ने रेट इंक्रीज़ कर दिए। रेट इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि लोग ब्याज पैसा कम उठाते हैं बैंक से, और जब पैसा बैंक से कम उठाते हैं तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? ख़रीदारी नहीं करते। जब लोग ख़रीदारी नहीं करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो कोशिश करती हैं कि ग्राहकों को लुभाया जाए, और उस ग्राहकों को लुभाने के चक्कर में वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने का एक ये अहम साधन है मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा कि पहले व्हीट मतलब गेहूं के एक्सपोर्ट को क्या कर दी थी? अनुमति दे दी थी। लेकिन जैसे ही गेहूं के प्राइस बढ़े तो गवर्नमेंट ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और अब आपने हाल ही में देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस और गैस के प्राइस भी कम कर दिए हैं। तो ये सभी के सभी प्रयास गवर्नमेंट क्या कर रही है कि महंगाई कम कर दिए जाए। तो इन सभी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने क्या दिया है? ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये इस जो एडिटोरियल है उसका शीर्षक रखा है। आफ्टर सेंटर ड्यूटी कट स्टेट मस्ट डू सेम विद देयर टैक्स। तो यहाँ पर सेंटर ने अगर अपना जो एक्साइज ड्यूटी या जो भी टैक्स में कटौती की है फ्यूल के अंदर, तो इनका राइटर का कहना है कि अब स्टेट को भी चाहिए कि वो भी अपने टैक्स में कटौती करे, जिससे जो एंड कंज्यूमर है उसको इस चीज़ का लाभ मिल सके। और ये चीज़ हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कही थी कि भैया देखो, सेंटर जो है या हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स में कटौती करके फ्यूल के प्राइस को लगभग 8 या 9 रुपये तक कम कर रही है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट पर लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा आएगा या 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दूसरे ट्वीट में ये भी कहा कि अब राज्य सरकारों पर ये निर्भर करता है कि राज्य सरकारें ये जो टैक्स का जो छूट है जो केंद्र सरकार ने दी है वो एक सामान्य जन तक भी पहुंचाए। ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें अपना टैक्स लगाती रहें और जो फ्यूल के प्राइस हैं वो कम हो ही ना। तो इस चीज़ को हमारे वित्त मंत्री ने भी एड्रेस करके ट्वीट में ही लिख दिया था। यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ऑन सैटरडे टू कट द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल बाय 8 and 6 respectively. It is a belated acknowledgement that April multi-year high in inflation were spurred in significant measure by high फ्यूल प्राइस। तो यहाँ पर बिलेटेड मतलब थोड़ा सा लेट किया। जो भी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया एक्साइज ड्यूटी कम करने का, वो थोड़ा सा लेट लिया, लेट एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि भाई जो महंगाई है अप्रैल के अंदर मल्टी ईयर हाई, मल्टी ईयर मतलब इतने सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई, पिछले कई दशकों में जो सबसे ज़्यादा महंगाई है वो अप्रैल के महीने में हमें देखने को मिली। और यहाँ पर उसी के कारण हाई, और किसके कारण हुई? एक सिग्निफिकेंट मेजर बाय हाई फ्यूल प्राइस। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण उपाय हो जाता है गवर्नमेंट का कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फ्यूल के प्राइस हैं उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। कमिंग मोर देन 6 months आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन ऑन दीपावली ईव, द लेटेस्ट कट इज वेलकम स्टेप टू ईजी वर्जनिंग कॉस्ट बर्डन ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कमिंग मोर देन 6
लगभग 6 महीने हो गए हैं। दीपावली की एक शाम पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं उनमें कमी की थी, और अब 6 महीने बाद हमें लगभग देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने फिर रिड्यूस किए। तो ये 6 महीने के बाद गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान आया, लेकिन फिर भी ये एक वेलकमिंग स्टेप है, और इस स्टेप से ना केवल प्रोड्यूसर्स को बल्कि कंज्यूमर को थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि प्रोड्यूसर को जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होगी, और जब प्रोड्यूसर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है तो नो डाउट वो कंज्यूमर को भी चीज़ें क्या करेगा, सस्ते दामों पर बेचेगा, तो कंज्यूमर के पास भी उसके जेब में पैसा बचेगा। With the price of Indian basket of crude oil having risen by more than 33% since नवंबर, अगर हम इंडियन बास्केट की फ्यूल प्राइस की बात करें जो कि हम थोक में लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लगभग 33% बढ़ चुका है। नवंबर, पिछले साल नवंबर के कंपैरिजन में अगर देखें तो 33% बढ़ चुकी है फ्यूल की प्राइसेस। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखने को, मैंने एक लास्ट एडिटोरियल में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नमेंट ने चुनाव, वो एक इलेक्शन बेस्ड था एडिटोरियल, लेकिन उसमें इस चीज़ पर जोर दिया गया था कि कैसे गवर्नमेंट ने इलेक्शन होने के कारण जो फ्यूल के प्राइस हैं उसको स्थिर रखा, और स्थिर रखने पर गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ। उस समय मैंने बताया था कि डीजल लगभग 122 रुपये पर लीटर पड़ रहा है गवर्नमेंट के लिए, या जो भी गवर्नमेंट की कंपनियां उनके लिए, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट आपके लिए कितने 100 रुपये लीटर, लगभग उस समय 95 था, 95 रुपये पर लीटर आपको गवर्नमेंट डीजल प्रोवाइड करवा रही है। मतलब आप समझ रहे हो कितने का डिफरेंस, 22 यहाँ हो गए, 5-27 का डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट मतलब उस चीज़ का बोझ उठा रही है। और गवर्नमेंट की इसी कॉम्पिटिटिव प्राइस के कारण आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी प्राइवेट कंपनियों के जो पेट्रोल पंप हैं वो अभी बहरहाल बंद चल रहे हैं, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है और वो उतने सस्ते में बेच नहीं सकती। और गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, जैसे आपकी जो इंडियन ऑयल हो गई या भारत पेट्रोलियम हो गई, तो ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो ये क्या कर रही हैं, सस्ते में बेच रही हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप पर भरवाने जाते नहीं, वो सिर्फ जाते हैं किस पर, गवर्नमेंट कंपनियों के पेट्रोल पंप पर। तो ये आप भी आपके आसपास भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि प्राइवेट कंपनियों को आखिरकार, प्राइवेट कंपनियां तो इतना बहन कर नहीं सकती, क्योंकि उनको तो सरकार पैसा देने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने जो पेट्रोल पंप है वो बंद ही कर दिए, और वेट कर रहे हैं कि जब चीज़ें सही होंगी तभी वो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात है कि नवंबर से लगभग 33% प्राइस बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के, एंड विद अ बल्क ऑफ सर्ज कमिंग इन द बेक ऑफ यूक्रेन वॉर in February, state-run oil marketing company had risen retail fuel price sharply over the 16-day period starting March 2020। और इन्हीं सब के कारण ये क्यों हुआ, यूक्रेन और रसिया वार के कारण। और स्टेट रन जो कंपनीज़ हैं, स्टेट रन कंपनी मतलब जो केंद्र सरकार के या भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, उन्होंने 16 दिन के पीरियड में लगभग अपने रिटेल फ्यूल के प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं। और वो कब से बढ़ाए हैं, मार्च 2020 से। मार्च 2020 से क्यों बढ़ाए हैं, क्योंकि 10 मार्च को जितने भी 5 राज्यों के जो चुनाव थे उनका रिजल्ट आ गया था, और फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लॉजिक बचा नहीं था कि वो फ्यूल प्राइस को क्या करें, स्थिर रखे, या इनडायरेक्टली ये कहें कि फ्यूल प्राइस का जो बोझ है, फाइनेंशियल बोझ है, वो सरकार वहन करे। तो उसने फिर से फ्री मार्केट के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब वर्तमान में जो महंगाई है वो हर एक कांकड़े को पार करती जा रही है, कई इतिहास के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ रही है। तो गवर्नमेंट ने फिर ये डिसीजन लिया कि वो उसे अपने टैक्स में कटौती करनी चाहिए। Largely as a result of higher fuel price and quickening food cost, inflation based on the consumer price index accelerated to 95-month high of 7.8% last month। तो अगर हम देख रहे हैं कि हाई फ्यूल प्राइस का रिजल्ट कहाँ कहाँ देखने को मिला, तो क्विकनिंग फूड कॉस्ट, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस एक्सेलेरेटेड 95 मंथ हाई। तो यहाँ पर लगभग 95 मंथ के हाई पर चल रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि लगभग 7.8% चल रही है। लास्ट मंथ का अगर देखा है तो 7.8% पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है, जबकि गवर्नमेंट जो आरबीआई का डेटा है वो कितना कहता है कि मैक्सिमम 6% होनी चाहिए और मिनिमम
मैं एग्जैक्टली नहीं हूँ, लेकिन 2 या 4%, तो इसके बीच में आपकी महंगाई दर रहनी चाहिए। ज़्यादा चीज़ें सस्ती भी ना हो, ज़्यादा चीज़ें महंगी भी ना हो। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.8% पर पहुँच गई है, वाइल होलसेल प्राइस गेन सोर टू मल्टी डिकेड हाई 15.1%। और अगर आप होलसेल मतलब जो थोक वाले काम है, थोक के व्यापारियों के, तो वहाँ पर महंगाई लगभग 15.1% तक बढ़ गई है। तो महंगाई आप देख रहे हो ना कि पहले कोविड आया, फिर रसिया यूक्रेन का वॉर आया, और उन सभी कारणों का मिला जुला रूप आप महंगाई के रूप में देख रहे हो। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक अच्छी ग्लोबल संस्था है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर नज़र रखती है कि कहाँ महंगाई बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, और किस किस मायनों में बढ़ रही है। तो उसका भी अगर डेटा देखा जाए तो अप्रैल का PMI सर्वे उसका ये दिखाता है कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो कम होगी, पोटेंशियल डैम्पर ऑफ डिमांड। तो और डिमांड जैसे ही कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो महंगाई होगी, महंगाई कम होगी तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं डिमांड में कमी लाएगी। A desperate RBI decided to stop waiting for government intervention to cool the supply side factor, feigning inflation, and opted instead to raise interest rate earlier this month। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो RBI है या हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने गवर्नमेंट से ये आशा लगाना छोड़ दिया था कि गवर्नमेंट महंगाई के लिए कुछ करेगी। तो उसने खुद ही आगे आकर अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई पर काबू पाया जा सके। द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न अबाउट द इनेक्शन on the part of government was reflected at Monetary Policy Committee two-day meeting earlier this month where a member observed। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सीमा है, चिंता की सीमा अबाउट द इनेक्शन, मतलब गवर्नमेंट के कुछ ना करने की जो वो है, अगर हम देखें मतलब RBI किस हद तक चिंतित था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इसको अगर हम देखें तो रिफ्लेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। 2 दिन पहले मीटिंग हुई, two-day meeting earlier this month where member observed government supply side action can also reduce future rate rise, output sacrifice and borrowing cost। तो यहाँ पर 2 दिन पहले वो मीटिंग करवाई गई और उसमें ये मतलब डिस्कशन हुआ कि गवर्नमेंट की सप्लाई साइड की जो एक्शन है वो भी महंगाई को कहीं ना कहीं कम कर सकती है, और साथ ही साथ जो आउटपुट सेक्रीफाइस है एंड बोरोइंग कॉस्ट है, उन सब चीज़ों को भी मैनेज कर सकती है। ये थोड़े से फाइनेंशियल टर्म है, इसके लिए आप अगर कंटिन्यूसली एडिटोरियल सीरीज पढ़ रहे हैं या कि कहीं पर भी आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से आप चीज़ें समझ पाओगे। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट आर पॉइंट गिविंग देम स्पेस टू कट टैक्स ऑन फ्यूल। तो यहाँ पर दोनों ही सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स आर स्पेस दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने टैक्स की कमी करें और फ्यूल की प्राइस कम हो। नाउ दैट सेंटर हैज़ एक्टेड टू ईज सम ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एमिनेटिंग फ्रॉम हाई एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट इन फ्यूल प्राइस। तो यहाँ पर सेंटर ने कुछ हद तक इस चीज़ में छूट दी है, जो कि हाई एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? एमिनेटिंग फ्रॉम हाई एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट इन फ्यूल प्राइस। ओके। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइस पर जो हाई एक्साइज ड्यूटी टैक्स था, तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटर ने कम किया है। क्योंकि अगर फ्यूल प्राइस पे ज़्यादा हाई ड्यूटी टैक्स अगर दिखाई देगा तो फिर उससे पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, या ये कहें कि महंगाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगा। द ओनस इज ऑन द स्टेट टू सिंक देयर पॉलिटिकल डिफरेंस ओवर द गवर्नमेंट पास्ट अप्रोच टू टैक्सिंग फ्यूल एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑन द कॉमन मैन बाय पेयरिंग देयर रेस्पेक्टिव स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर आपको याद होगा जब दीपावली पे यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स में कटौती की थी, तो उस समय जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने अपने टैक्स में कटौती नहीं की थी, और जो पेट्रोल और डीजल जितने दाम पर बिक रहा था वो उतने ही दामों पर उन्होंने बेचा। तो अब वर्तमान में राइटर का कहना है कि अब ये जो ओनस है या जो एक जिम्मेदारी है वो किस पर आ गई है? स्टेट पर भी आ गई है कि वो अपने पॉलिटिकल या राजनीतिक जो मतभेद हैं उन चीज़ों को दरकिनार करे, और जो केंद्र सरकार ने फ्यूल टैक्स में या फ्यूल
के प्राइजेज में कहीं ना कहीं कमी लाई है, उस कम दाम वाले फ्यूल प्राइस को अपनी जनता तक भी पहुंचाए। और वो कैसे पहुंचाएगी ये स्टेट, कि अपने जो टैक्स हैं उनमें भी कमी करके। आपको मालूम होगा कि जीएसटी में हर एक चीज़ शामिल कर ली गई थी, बस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह शामिल नहीं किए गए थे। तो इसमें अभी भी राज्य सरकार अपना अलग टैक्स लेती है और केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स लेती है। तो ये चीज़ आप देखने वाली बात है। विद द वॉर इन यूरोप शोइंग नो इमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग, और यहाँ पर अगर हम यूरोप की वॉर देखें, या यूरोप की वार से इन द सेंस रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, और रसिया यूक्रेन के वॉर के कारण पूरा यूरोप अस्थिरता के अंदर है अभी वर्तमान में। तो इनका यही कहना है कि यूरोप के अंदर जो वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, नो इमीडिएट साइन ऑफ ईजिंग, मतलब कोई भी इमीडिएट साइन नहीं है उसकी कि वो अभी हाल ही में ख़त्म हो जाएगा। द इकोनॉमिक फेल आउट particularly on the global energy and food cost remain highly uncertain and continue to point to rising risk of faster inflation coupled with slower growth। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फेल आउट की जो कंडीशन है वो अभी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रसिया एक तरफ तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक थे, पूरे यूरोप को वो गेहूं प्रोवाइड करवाते थे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एनर्जी का, चाहे वो फ्यूल के मामले में कहें चाहे गैस के मामले में कहें, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप के लिए। तो आप देखो एक बहुत बड़ा रीज़न अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फेल आउट में आता है, वो भी किस किस के कारण, फूड कॉस्ट के कारण, ग्लोबल एनर्जी के कारण, तो वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अफेक्ट करेगा, और वही अफेक्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। रिमेन हाईली अनसर्टेन, और ये भी अनसर्टेनिटी है। हो सकता है कल के दिन रसिया बोल दे कि भाई हम किसी भी यूरोप के देश को ना गैस दे रहे हैं ना ऑयल, तो ऑयल पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया है, भले ही लोग खरीद रहे हैं, लेकिन एक अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगा दिया है। तो उसके कारण रसिया का जो फ्यूल के प्राइस हैं वो भी रसिया ने कम कर दिए। वो बात अलग है कि अमेरिका दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। ऊपरी तौर पर तो अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी सबसे ज़्यादा तेल परचेज कर रहा है रसिया के साथ। और वही बात अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यूरोप के अंदर जाकर बोल भी दी थी। तो ये चीज़ें, मेन पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है एनर्जी को लेकर, और अगर अनसर्टेनिटी एनर्जी और फ्यूल प्राइस को लेकर बनी रहेगी तो आप नो डाउट आपको दो चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। पहली कि पॉइंट टू राइजिंग रिस्क ऑफ फास्टर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इस चीज़ का भी रिस्क है। हो सकता है आज आप 7% देख रहे हो, कल 20% 25% हो जाए, और हो सकता है 70% हो जाए, जैसा कि तो टर्की में अभी वर्तमान में 70% तक महंगाई दर चल रही है। आप कंपेयर कर सकते हो वहाँ क्या हो रहा होगा विथ स्लोअर ग्रोथ। और सीधी सी बात है, जब आपके पास महंगाई बढ़ेगी लोग कम खर्च करेंगे, जब लोग कम खर्च करेंगे तो ग्रोथ आपकी स्लो होना लाजमी है। इन सच अ वॉलेटाइल सिनेरियो फीजल मेजर दैट हेल्प कूल प्राइस प्रेशर एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी और टू इन कंज्यूमर पॉकेट कैन ओनली एड टू अंडर वाइटल कंजप्शन डिमांड इन इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो आपकी वॉलेटाइल सिनेरियो चल रहा है फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, या आप देख रहे हो कि एनर्जी में अनसर्टेनिटी है, फूड कॉस्ट को लेकर अनसर्टेनिटी है, महंगाई को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो इसमें ये मेजर है, ये जो इस प्रकार के फीजल मेजर हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को मदद करेंगे, लोगों के जेब में 1 या 2 रुपए रखे रहेंगे। क्योंकि जैसे फ्यूल कॉस्ट कम हुआ तो नो डाउट महंगाई भी कुछ हद तक कम होगी, तो लोगों के जेब में 1-2 रुपए बड़ा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सहायता करेंगे कि जो कंजप्शन है या डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो सतत बनी रहे। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो एक बार वो मान लो सामान लेने आएगा, फिर वापस आएगा ही नहीं दुकान पर। एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। और अगर मान लो उसके जेब में कुछ रुपए बचा रहा तो वो कुछ अगर सामान की उसे ज़रूरत होगी तो फिर से आएगा लेने के लिए। तो एक वो सतत जो डिमांड होती है ना, जो कि एक रेगुलर डिमांड, वो कुछ हद तक बनी रहेगी, और जब समय अच्छा आएगा या जब चीज़ें नॉर्मलाइज होगी तब तक मार्केट अपनी दम पर खिंच जाएगा। तो ये देखना बाकी है कि आखिरकार कहीं ना कहीं ये जो प्राइस रिडक्शन है वो किस हद तक मदद करता है। अल्टीमेटली ऑल स्टेट मस्ट रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू सेफगार्ड देयर रेवेन्यू इंटरेस्ट would be to ensure the growth momentum in the economy as a whole remain well supported। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये अंतोगत्वा
सभी राज्यों को ये चाहिए कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वो अपने जो हित हैं, राज्य सरकारों के हित से इन द सेंस कि वो अपने राजकोष है उसमें घाटा भी ना लगने दें, और जो यहाँ पर फ्यूल प्राइस कट है उसमें से जितना हो सके लोगों तक उसका लाभ पहुँचाएँ। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ का मोमेंटम हो, क्या होता है जब राज्य सरकारों के पास पैसा होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हैं, लोगों की वेलबींग पर खर्च करती हैं, और यहाँ पर हम विकासशील राष्ट्र हैं, तो हमारे यहाँ इस चीज़ की प्राथमिकता और बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कई फ्री स्कीम होती हैं, कई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं जो गरीब तबके के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की मदद से ही पहुंच पाती हैं। अगर कोई अमीर है तो वो तो फिर प्राइवेट में या इवन फ़ॉरेन जाके भी अपना इलाज करवा सकता है, फ़ॉरेन जाके अपना बर्गर भी खा सकता है। लेकिन जो गरीब होता है, और विकासशील देश हैं तो विकासशील देश में गरीब और अमीर सभी होते हैं, तो जो गरीब होते हैं उनको कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की जो मदद है उसकी ज़रूरत होती है, और उन्हीं सब से क्या होती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी एक स्थिर बनी रहती है। तो इनका यही कहना है कि राज्य सरकार अपना भी देख लें कि उन्हें कितना लाभ दे सकते हैं, कितना रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते हैं, और कितने हद तक इस चीज़ को ईज़ी कर सकते हैं, टैक्स में छूट दे सकते हैं, जिससे क्या हो कि कहीं ना कहीं लोगों की भी मदद हो जाए, और राज्य सरकारों के पास पैसा रहेगा तो वो एक सपोर्ट भी करेगा पूरे के पूरे लोगों को, एक ओवरऑल तौर पर देखा जाए तो। दिस इज़ द मोमेंटम दैट कॉल फॉर ऑल हैंड ऑन डेक। ये एक समय है, ये एक मोमेंटम है। मोमेंटम कैसा है कि गवर्नमेंट ने, जो यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स कम किए हैं, तो ये एक समय है सभी राज्य सरकारों को साथ में आने का, कि राज्य सरकारें भी सभी साथ मिलकर बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लोगों तक उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाएं। The sooner policymaker at the different level of government and all political hue realize this and act it concert the better। तो यहाँ पर सभी के सभी लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, और इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम ऐसे कदम उठाएं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, समाज के लिए, और आर्थिक परिदृश्य से इकोनॉमी के लिए, सभी के लिए हितकारी हों। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।